अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल अमेरिका रवाना हो गए हैं, जहां पर वो IMF के इजलास में शिरकत करेंगे और $1 बिलियन के लिए ये 7वां जायज़ा इजलास होगा। अमेरिका जाते हुए वो लंदन रुके हैं और वहाँ पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की है। ज़ाहिर है इसहाक़ डार से मुलाकात जो है वो IMF के इजलास के हवाले से ज़रूर मुशावरत हुई होगी, क्योंकि इसहाक़ डार साहब वो वज़ीर ख़ज़ाना है जो IMF से भी 5 वेवर ले आए थे। इस वक्त जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल को सख्त IMF शराइत में से कुछ सहूलत की तलाश है और वो ये मिशन लेकर भी गए हैं ताकि यहाँ पर उस सहूलत के हवाले से आवाम को जो है वो कुछ फ़ायदा पहुँचा सकें। लेकिन IMF जो है उसने अब 5 मज़ीद शराइत जो हैं वो आयद की हैं। एक तो ये है कि तवानाई पर से सब्सिडी की वापसी है, इजाफ़ी टैक्स इक़दामात हैं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ख़ात्मा है और तरक्याती बजट जो है उसमें 100 अरब रुपए की कमी है। ज़ाहिर है कि ये जो शराइत हैं इनमें से सिर्फ़ तवानाई और बिजली की कीमतों के हवाले से ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल के लिए इस वक्त लागू करना जो है वो मुश्किल का सबब हों और इस हवाले से ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार भी है। जहाँ तक तरक्याती बजट में 100 अरब रुपये की कमी है तो वो फ़ौरन कर दी जाएगी। हमने इस हवाले से कभी भी किसी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा जो है वो नहीं किया है। नए टैक्सों का जहाँ तक मामला है इस हवाले से भी वो यकीन दहानी करा सकते हैं और टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो वापस हो सकती है, लेकिन 2 बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली की कीमत और तवानाई की कीमतें। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना रहे, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मलिक बोस्तान साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनकी एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं, और उनसे भी ज़रा डॉलर के हाल अहवाल का पता चलाएँगे कि वो इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं। लेकिन सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि मिफ्ता इस्माइल का IMF के साथ मुज़ाकरात का जो अमल है ये कितना मुश्किल होगा, और या ये कि नहीं वो इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से IMF के शिकंजे के कुछ ढीला करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बात है कि जो इनकी पहले हुकूमत में आने से पहले जो बयानिया था उसको अब उनको दफन करना पड़ेगा, और जो चीज़ें पिछली गवर्नमेंट ने एग्री की थी विद IMF और जिनको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, उन चीज़ों को इनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस में एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी की गई, जिसके खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा जिसने भी वो उसका फ़ायदा उठाया। सो आई थिंक कि अब IMF जो है उसने तो ये सामने जो बातें आपने 5 कंडीशंस लगाई हैं, ये वही कंडीशंस हैं जो वो हमेशा लगाते हैं। हाँ, एक और बात है, हो सकती है कि अगर अमेरिका इस वक्त इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है और वो अपना असर रसूख IMF के साथ डालना चाहता है, तो फिर हमें बहुत मेजर किस्म की वहाँ से कंसेशंस लेनी चाहिए। ये छोटी मोटी कंसेशंस नहीं लेनी चाहिए। अगर वो इसमें कुछ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कुछ बात हो सकती है, तो फिर तो हमें पूरी रीशेड्यूलिंग करानी चाहिए चाहिए। अपने कर्जों की। मैं इसके ऊपर आता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ये जो मामला है कि हम कंसेशंस की अगर बात भी करें तो क्या ऑप्शंस हमारे सामने हो सकते हैं इस हवाले से। लेकिन उससे पहले मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ये डॉलर आप पहले 190 तक ले गए थे तकरीबन, फिर नीचे ले आए थे 180 तक, अब फिर 188 पर चला गया है, खैरियत है? नहीं नहीं, हम नहीं ले गए थे, ये बैंक ले गए थे, हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाए। तो ये बैंकों की कारकर्दगी है। रात को भी मेरी मुफ्ता इस्माइल से बात हुई थी न्यूयॉर्क जाने से पहले इसी सिलसिले में, तो वो भी बड़े फिक्रमंद थे कि पहले हमारा नाम सुन के डॉलर जो है वो नीचे आया, आप दोबारा ऊपर हो गए, इसकी क्या वजूहत है।
तो मैंने उन्हें बताया ये बैंक में खरीदारी हो रही है और पैसे का असल वजह ये है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दूसरा, हुकूमत ने जो अब एलसियां डिले किया है, जो कि जैसे पैसे आपने ओगरा ने और पीएसओ ने लिखा भी था कि हमारे पास फंड खत्म हो गए और बैंक हमारी एलसियां खोल नहीं रहे, क्योंकि जो सब लीवीक पे और 10 रुपये 40 रुपये सब्सिडी है उससे काफी फर्क आया, अपसेट हो गई मार्केट। तो वो सारी चीजें एलसियां डिले खुली, आप इन्होंने को फंड दिए हैं तो अब उनकी एलसियां एक्सेप्ट हो गई हैं, तो प्रेशर है। और दूसरा, रियाल का प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोग उम्रे पे 2 साल बाद है, उम्र खुला है तो बड़े पैमाने में रियाल, जो हमारे पास 15 से 20 मिलियन रियाल आते थे उससे हम डॉलर बनाते थे डेली, 1.5 2 मिलियन डॉलर, वो शार्ट हो गए, वो लोग बाइंग करके उम्रे पे जा रहे हैं। तो 4-5 दिन के बाद उसकी बाइंग भी खत्म हो जाएगी। तो वो अभी, और एलसीओ का भी जो लाइन में लगी हुई थी उसकी भी खत्म होगी, तो इनके अगले हफ्ते आप देखेंगे डॉलर का रेट गिरना शुरू हो जाएगा। और जैसे अभी मैं सुन रहा था कि अमेरिका अगर इस हुकूमत को सपोर्ट करता है और हमारे इसको ग्रीन सिग्नल देता है, तो डॉक्टर साहब जो फरमा रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, उससे जो है हमें पाकिस्तान को नहीं, आप ये बात कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त डॉलर जो ऊपर जा रहा है इसकी बुनियादी वजह जो है वो हमें एनर्जी के लिए जो चीज़ें एलसीज खोलनी है उसके लिए जो रकम दरकार है और जो उम्रा खुला है उसके नतीजे में बड़ी तादाद में जो लोग जा रहे हैं उसकी वजह से ये वक्ती प्रेशर है। जी, वक्ती प्रेशर है। और अगले हफ्ते में आप देखेंगे डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हुकूमत ने, जैसे मिस्टर हुसैन ने ये भी कहा कि हम कतर से भी, कल मैंने उनसे बाद में कहा था कि आप डेफर पेमेंट में एनर्जी, उनसे गैस बहुत है तो थोड़ी पेमेंट हम डिले कर लें तो हमारा प्रेशर खत्म हो गया, क्योंकि हर महीने हमें तकरीबन $2.25 जो है सिर्फ एनर्जी की प्रोडक्ट्स पे खर्च करने पड़ते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा बोझ है और इस बोझ को हम उतारने के लिए क्योंकि हमने बड़े बेवकूफ़ी की पावर प्लांट लगाए और गैस सारी उनको मिल रही है और गैस की शॉर्टेज हुई है। और जो जो कंपनी आपने सुना होगा, गनौर और दूसरी कंपनी ने हमारी जो एनएलजी थी वो उसने इंटरनेशनल मार्केट में $25 में बेच दी अलग, और हमें महंगी फिर खरीदनी पड़ी और डिफॉल्ट कर गया। अब हुकूमत ने उनके खिलाफ आलमी अदालत में वो केस किया है और चलो देर आमद दुरुस्त आमद, लेकिन उनका पहले ही कर देना चाहिए कि उसने बहुत बेनिफिट उठाया और हमें बहुत नुकसान और भारी उठाना पड़ा, वही हमें $30 की ऑन द करंट रेट में खरीदनी पड़ी। तो ये चीजें होती हैं जो बैकअप पे हम बनाते नहीं हैं। इसके अलावा जो अभी रेकोडेक का मनसूबा था उसमें आपने देखा तकरीबन $350 मिलियन निकल गए हमारे डॉलर अकाउंट से, जो कि पाकिस्तान ने शेयर खरीदे हैं उसमें चले गए और 900 मिलियन उन्होंने वापस लिए हैं रेकोडेक ने। तो ये $1.5-2 अरब हमारे वैसे ही चले गए। तो उसे रिजर्व में जो कमी हुई तो इंटरनेशनली और डोमेस्टिक सतह पे लोगों ने समझा कि पाकिस्तान के रिजर्व बहुत ही कम हो गए, ऐसी कम हो गए। ठीक है, मैं मलिक साहब आता हूँ ज़रा इसमें। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम आगे बढ़ें क्योंकि जहाँ पे मलिक बोस्तान साहब ने ख़त्म किया वो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अब जो ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल है इस वक्त और जो हमारी ज़रूरत है 5 से 6 अरब डॉलर की आने वाले महीनों में, आप क्या समझते हैं हम कितना एज पर खड़े हैं? अगर हमें ब्रीदिंग स्पेस जो है वो आईएमएफ से या जो हम अब इस वक्त फिर एक मरतबा तकिया लगाए बैठे हैं चीन और सऊदी अरब पर, वो अगर नहीं मिलती तो? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी, मेरे से बात कर रहे हैं आप? जी जी, आपसे पूछा है। जी, आई थिंक नदीम, ये बड़ी इश्यूज हैं। एक तो जो है हमें इमीडिएट चीज़ें चाहिए, फिर कोई मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए, बट इमीडिएटली इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे हैं। $115-120 के दरमियान ब्रेंट चल रहा है। अगर ये हालात रहे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये सारी चीज़ें खरीदें, अनलेस सऊदी अरेबिया के साथ आपकी जल्दी से डील होती है जिसके तहत ये जितनी भी सप्लाई आनी है एनर्जी की उसको आप डिफर्ड बेसिस पेमेंट के ऊपर कर सकें ताकि इमीडिएट उसका इम्पैक्ट हमारे रिजर्व्स पे ना आए। उसके अलावा जो है कि ये कीमतें जो हैं इसको फिर आपने आगे भेजना है, क्योंकि जब भी आप बाहर से खरीदेंगे भी जो चीज़, उसको आपने यहाँ पे सब्सिडाइज तरीके से नहीं बेच सकते, तो फिर वो उसको आपको आगे भेजना पड़ेगा
जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये तो। नहीं अब डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बात कही जा रही है कि हम जो इस वक्त जो हमारी ज़र मुबादला की कैफियत है और जो अगले चंद महीनों में हमारी ज़रूरियात है, 4-5 महीनों में हम श्रीलंका की सूरत हाल से यही 5 महीने दूर हैं अगर ये मामला जो हैं वो दुरुस्त ना हुए तो। जी मेरा ख्याल है हम 2 महीने का हमारे पास है क्वेश्चन, उसके अंदर अंदर जो भी करना है हमें करना पड़ेगा, और उसमें जो भी रिलीफ आप नेगोशिएट कर सकते हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने पुरानी तनख्वाह पे काम करना है तो फिर आपके लिए पॉलिटिकली बहुत ही मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने डिले की हुई हैं, मसलन सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, बिजली के निर्ख को बढ़ाना, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना, टैक्सेस की को इजाफा करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट करना, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये ज़रा मुश्किल काम होते हैं। तो लेकिन क्योंकि अब इन्होंने वो बेड़ा अपने कंधों पे लिया है पीडीएम ने, तो अब उसको करे। अब तो उसको अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये आपको। मुश्किल होगी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, ज़रा ये एक सवाल आपसे है और वो ये है कि ज़ाहिर है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो बहुत सारी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। अब इस वक्त जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते का कुशन है, तो आप ज़ाहिर है कि 2 महीने का जो कुशन है उसके दौरान हमें डॉलर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आप ये बात जो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते डॉलर की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह क्या है? तो जी 2 बड़ी वजूहत मैंने बताई हैं। एक तो जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने जो क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट करना था और एनएलजी इंपोर्ट करनी थी, उसके जो बैंकों ने एलसी एक्सेप्ट करनी थी वो नहीं की, तो अदम एतमाद की तहरीक की नजर हो गया और वो डिले होते होते ओवर डिले हो गया और वो एलसियां अब इकट्ठी हो गई। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ब्रीफिंग भी दी है, जो उनके एजेंडा था, 7 एजेंडों में पहला एजेंडा एनर्जी के ऊपर ही था, तो उन्होंने कहा ना तो हमारे पास वक्त तेल है ना गैस है। तो इमरजेंसी बुनियाद पे उन्होंने बैंकों को अभी अलाउ किया है कि इनकी एलसियां फौरन खोलें ताकि ऑयल क्राइसिस का बुरान पैदा हो जाए, क्योंकि अभी गंदम का सीजन शुरू हो रहा है और उसमें पूरी गंदम की कटाई मशीनरी पे होती है, 30% डीजल की डिमांड बढ़ती है, तो ये बैकअप नहीं बनाएगा, हर साल हालांकि बनाया जाता है। तो ये एलसियां जो ही मिच्योर्ड होंगी और उसके बाद जो है इनकी डिमांड एक्स्ट्रा जो डिमांड है पिछले 30% इस साल की और 30% जो कि रोका हुआ था, सिर्फ 4 दिन के जखायर हैं और उसको अभी इमरजेंसी बुनियाद पर ये लोग कर रहे हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा, उम्रे का सीजन भी खत्म हो गया, जिन्होंने जाना है अगले हफ्ते तक सब लोग चले जाएंगे, तो जो मार्केट की 2 मिलियन डॉलर है की सप्लाई है वो जो लोग परचेज कर रहे थे वो इंटर बैंक में आना शुरू हो, जिससे सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। तो तीसरी वजह यह है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो उम्रे पे जा रहे हैं और वो ज़ाहिर है वो भी इनको कुछ ना कुछ तो अप्लाइज करेंगे, बड़े अच्छे इनके रिलेशन शुरू में रहे हैं, तो वो मतलब $5-10 मिलियन जो मांग ही लेंगे और वो कुछ मिल ही जाएगा। चाइना भी जो रोल ओवर पहले नहीं किया था, रोका हुआ था कि नई हुकूमत से हम बातचीत करेंगे, तो वो भी इनके ऊपर ज़ाहिर है $4-5 बिलियन दे देंगे, तो 8-10 बिलियन का इन्होंने जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के ये नहीं कि रेमिटेंस अल्लाह का शुक्र हमारी बढ़ी है, जो $2.3 अरब की हुई है और रमजान में हमेशा बढ़ जाती है, तो बड़ी तक बढ़ती रहती है, तो ये भी हमारी उम्मीद है कि अगले महीने 3 अरब को छू सकती वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये फरमाइएगा सलमान शाह साहब कि अब मैं उस तरफ आता हूँ, ये जो IMF वाला मामला है, अगर तो कोई मिफ्ताह इस्माइल साहब कोशिश करते हैं ब्रीदिंग स्पेस लेने की, तो वो मिनिमम क्या हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम तो शायद हमें नहीं मिल पाएगी।
हो सकता है कि वो ये कह पाएँ कि हम आए हैं, हम जो पीछे गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, सियासी सूरत हाल भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, अवाम जो है वो एक अलग तकलीफ़ और अजियत में है। लंदन में उन्होंने ये बात भी कही है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है, तो मिनिमम ब्रीदिंग स्पेस क्या हो सकती है? देखिए, एक बात ये है कि ये कहानी तो IMF ने कई बार सुनी हुई है, और जो शौकत तरीन साहब भी यही बातें करते थे कि जी हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, हमसे ये इतने मुश्किल काम ना लिए जाएं, तो वो इसका IMF के ऊपर इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर वहाँ पे कोई आपके साथी हैं जो कि उनके ऊपर उनके बोर्ड पे प्रेशर डालें कि भाई इनको थोड़ी सी रिलैक्स टर्म्स दी जाएं, तो उसकी कॉस्ट भी तो पाकिस्तान को ही बेयर करनी पड़ेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मसलन अगर आप के जो कर्जे हैं इस वक्त, वो तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर हर साल रीफाइनेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ तो वो जो बायलैटरल हैं उनको रोल ओवर करना है उन्होंने, और जो दूसरे हैं वो आपको रीफाइनेंसिंग बड़ी महंगी है। वो इस वक्त आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो हैं वो इतने मैक्सिमम पीक पे हैं, और उस दौरान आप जब रीफाइनेंस करेंगे तो बड़े महंगे आपको करने पड़ेंगे, जो कि इकॉनमी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सो आई थिंक कि चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं, और ठीक, उसी के अंदर आपने रहना है। और मेन उसी में चीज़ से तो ये निकालना है है। मैं कि डॉक्टर साहब आप आता हूँ। ये मुश्किल काम करने पड़ेंगे जो ज़रूरत है इकोनॉमी की, उसको ठीक है। डिले तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बिजली का निज़ाम वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसको आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो सब्सिडीज भी सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी, सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्सों भी सारी जितने भी लगते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह वो भी लेनी पड़ेंगी। सो आई थिंक ये कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जो कि किसी गवर्नमेंट के लिए। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, मुमताज़ सनतकार हैं। बेग साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके अंदर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, आपको क्या लगता है कि जो बरामदात का सिलसिला है और निचली सतह पे जो सनतों का पहिए के चलना का सिलसिला है, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या एनर्जी का जो बहरान है वो रुकावट बन रहा है या चल रहा है मामला? देखिए, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को कई रुकावटें दरपेश हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम तो सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो प्रेशर डाला हुआ है। रिजर्व 1 महीने में 5 बिलियन डिप्लीट्स हुए हैं, और जो 40 से 50 दिन की इंपोर्ट के लिए रह गए हैं। और डॉलर पे जो प्रेशर आप देख रहे हैं, आज भी 187 पे डॉलर इंटरबैंक में पहुंच गया है। तो ये सम अनसर्टेन जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं कि टू मेनी वेरिएबल्स, इसमें डिसीजन करना, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उम्मीद ये है कि अब ये जो टीम आई है और जो इन्होंने एक रोड मैप दिया है IMF का, खास तौर से कि IMF को हम प्रोग्राम में हम शामिल होंगे और प्रोग्राम रिवाइव करेंगे, तो नहीं, इसमें इख्तियार बेग साहब बात यह है है। कि वो बात कर रहे हैं मज़ीद टैक्स इक़दामात की। अब जो ये मज़ीद टैक्स इक़दामात हैं, ये आप कहाँ पे और कैसे देख रहे हैं? देखिए, IMF ने 5 कंडीशनें बतलाई हैं। वो तो 5 तो हैं, लेकिन जो ये टैक्सेशन वाला मसला है, ये आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन टैक्सेशन में जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, उन पे इजाफी बोझ के तो मैं फेवर बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री ऑलरेडी 65 to 70% टैक्स पे कर रही है, इसका इकोनॉमी में हिस्सा 20% है। तो ये अपनी कैपेसिटी और अपनी जो उसका रेशियो से ज्यादा पे कर रही है। मैं ये जरूर फेवर करता हूँ, और हमेशा मैंने किया है, कि जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी आप कर रहे हैं, नए टैक्स पेयर ला रहे हैं, टैक्स GDP रेशियो बढ़ा रहे हैं, उससे जो एडिशनल आपको मिलता है, उन सब मेजर्स के लिए तो वी आर वेरी सपोर्टिव एंड वी आर ऑल आउट फॉर इट।
लेकिन जो चीजें पिछली जाने वाली हुकूमत ने पॉपुलर डिसीजन के नाम पर और महंगाई को काउंटर करने के लिए कर गए, जिसमें बिजली की कीमत बढ़ा दी 5 रुपए, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी 10 रुपए, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम लीवर खत्म कर दिया, वो तो इख्तियार बेग साहब अभी और बढ़ानी है, कर दिया, वो तो अभी और बढ़ानी है। तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने तो फ्रीज कर दिया, इन्होंने तो हटा दिया, इन्होंने तो कर दिया। वो इंटरनेशनली बढ़ रहा था, उसका 250 से 300 बिलियन इम्पैक्ट 4 महीने का आपके ऊपर पड़ा है। अब वो कहते हैं कि 4 में 300 बिलियन की, या तो आप रेवेन्यू बढ़ाएं, या पीएसडीपी कम करें, या एक्सपेंडिचर कम करें। आपने कोई रोड मैप तो दिया नहीं जब ये चीजें बढ़ाई थी। फिर वो एमनेस्टी जो आपने इंडस्ट्रियल अनाउंस की, वो भी आईएमएफ के कंसर्न के बगैर की, एफएटीएफ को कबूल। ठीक है इख्तियार बेग साहब, मुझे जरा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि पेट्रोल प्राइसेस और बिजली की कीमत बड़े, ये दो अहम अंसर हैं। जाहिर है कि अगर आप पेट्रोल की प्राइस 20 रुपये से 25 रुपये फ़ी लीटर भी बढ़ाते हैं, बिजली ऑलरेडी आप इतनी महंगी कर चुके हैं, और मज़ीद आप कितनी आप कर सकते हैं, और जो इसका फिर आगे अफराते ज़र पे असर पड़ेगा, ये तो बड़ी एक अजीबो गरीब सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि आवाम को भी कुछ दबाव में कमी हो और कोई रास्ता निकल आए? ये इसमें तो मेरा ख्याल कोई जादूगरनी को करना पड़ेगा काम, क्योंकि ये तो नहीं काम हो सकता इस तरह से। बात यह है कि हमारा एनर्जी सेक्टर जो है, आपको पता है, बहुत इनएफिशिएंट भी है, बहुत महंगा है। उसमें जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमने उसको खड़ा किया हुआ है, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को हमने इस्तेमाल नहीं किया, सोलर को हमने डेवलप नहीं किया, तो अब हम उसमें फंसे हुए हैं। और इस वक्त दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो दुनिया में इस वक्त सबसे हाई कीमत पे जा रहे हैं। और यूक्रेन की जंग की वजह से कोई ये उम्मीद नहीं है कि अगले चंद हफ्तों में ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो ज़रा थोड़ा सा लंबा काम चल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि अब उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग भी खासी होगी, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की तरह ऑयल इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डॉलर्स ड्रेन हो रहे हैं, और अगर वो आपने डॉलर्स में लेके उसके बाद उसको सब्सिडी के तौर पे देना है तो वो आईएमएफ नहीं मानेगा। तो फिर आपको बेहतर ये है कि आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करें, और उसमें कंजम्पशन जो है एनर्जी की वो किसी तरीके से कम हो। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बात कह रहे हैं कि इकोनॉमी को स्लो डाउन कर लें, एक तरफ आप इकोनॉमी को स्लो डाउन कर लें, दूसरी तरफ आप इनकी कीमतें बढ़ा दें, तो कंबाइनिंग बोथ, उसका नतीजा तो भुगतेंगे अवाम। जब वो आपके गले में पड़ी हुई हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। नहीं तो फिर शाह साहब ये कर्ब और अजियत अवाम के लिए इसी तरीके से रहेगी। कुछ ऊपर जो हमारा अमीर तबका है उसको भी तो ज़रा पकड़ा जाना चाहिए ना। देखिए ना, अब मिस्टर बिलावल भुट्टो ने आज से हफ्ता पहले क्रेडिट लिया था कि हमने जोर डाला है और पीटीआई ने देखें कीमतें फ्रीज कर दी हैं। तो वो यही पॉलिटिक्स पाकिस्तान की यही है। आज वो है ड्राइविंग सीट में, तो आपके ख्याल में जो ऑपोजिशन होगी वो क्या मान जाएगी कि ये आप करें? आपको उसकी पॉलिटिकल प्राइस देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, या फिर आप ये करें कि आप कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं जिसको आप दें मैंडेट कि जी ये चीज़ें जो हैं ये आप कर दें, क्योंकि पॉलिटिकली तो कोई नहीं इसको अपने गले में डालना चाहता। और वो जब ये कर दें उसके बाद आप फिर इलेक्शंस करा के जो भी आता है उसके हवाले करें, क्योंकि सियासत जो है हमारी वो उसने हमें इन चीज़ों में डाला है, और वो इस गड़े से हमें निकाल नहीं सकती। ठीक है, मैं आता हूं शाह साहब।
अच्छा, इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि शाह साहब ये बात कह रहे हैं कि इकॉनमी को स्लो डाउन किया जाए। अगर आप इकॉनमी को स्लो डाउन करते हैं तो उसकी एक बहुत भारी कीमत है। अब हम एक कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं। इस मुल्क में अब तक जितनी पॉलिसीज़ बनती रही हैं इख्तियार बेग साहब, वो अशराफिया के लिए बनती रही हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि अब वक्त आ गया है ऐसे इक़दामात का कि जिसके पास V8 लैंड क्रूज़र्स और इस टाइप की गाड़ियां हैं वो 500 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदें, और जो बाकी नीचे छोटा तबका है उसके लिए कोई दूसरा रेट फ़िक्स किया जाए। इसी तरह बिजली के रेट्स हों, इसी तरह बाकी चीज़ें हों, ताकि मतलब अवाम तो ऑलरेडी कर्ब में है। देखिए, मैंने अपने कॉलमों में भी, इंटरव्यूज में भी, और टोटली एग्री करता हूँ कि मैं टारगेटेड सब्सिडी का फेवर में हूँ कि जो मुस्तहिक हैं आप उनको सब्सिडी दें और गवर्नमेंट के ऊपर, टैक्स शक्कर के ऊपर बर्डन डालें। आप जो मर्सिडीज गाड़ी आ रहा है वो भी डिस्काउंटेड प्राइस लेके जा रहा है, और एक मोटरसाइकिल वाला, रिक्शा वाला भी डिस्काउंटेड में उसी प्राइस में लेके जा रहा है। तो ये हमने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ मोड़ना होगा अपने आप को, जो हम क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी पे हमेशा हम चले जाते हैं क्योंकि ये सबसे आसान मॉडल है। दूसरी चीज ये है कि स्लो डाउन इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी 5.25% GDP को IMF 4% का फोरकास्ट किया है। अब जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, GDP कम होती है, तो रेवेन्यू आप जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? FDR, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो स्लो डाउन हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि दूसरी तरफ आपको रेवेन्यू बढ़ा के देना है। जो 6100 का एक है, और उसके बाद फिर वो ये 250-300 जो इन्होंने एडिशनल मराद दी हैं वो भी वो कहते हैं कि जी रेवेन्यू टारगेट में डालें। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कैच 22, और उसमें प्रोग्राम बहाल होना और किन शराइत पे होना है ये सब उस पर दारोमदार है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पास ज्यादा रूम नहीं है नेगोशिएशन करने का। IMF ने बड़े वादे दिया है, उन्होंने पहले भी जो चीजें वो कहते थे उससे हम कुछ नहीं कर सके। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है 500 अरब की सालाना लॉस करेंगे, कुछ नहीं हुआ उसका। डेट के बारे में भी उन्होंने कंसर्न हमेशा बतलाया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक है जो उन्होंने करनी है, जिसमें बिजली की कीमत को वो बढ़ाएंगे, जिसमें पेट्रोल की कीमत को बढ़ाएंगे, जिसमें पेट्रोल लगाएंगे, जिसमें GST बढ़ाएंगे, और जो सब्सिडीज दी हैं उसको खत्म करेंगे। मैं आता हूं जरा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब इकदामात हैं इसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन तो फिर जाएगी 20-25% पर, ऊपर से आपने शरह सूद भी इतनी बढ़ा दी है, तो ये फिर हमारी मईशत का क्या निकलेगा? देखिए, जाहिर है कि ये आपको काम करने से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो पहले राउंड में डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पा लिया तो उससे फिर आपका रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा, और वो जो डिवैल्यूएशन, वहां भी तो सियासी मसलतें हैं ना। नहीं, वो तो सियासत तो आपको, अब आपने देखें ये हमारा 22वां प्रोग्राम है ना। अब अगर हम इसी को रिवाइव करते हैं तो ये 22nd होगा। मैं शाह साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो 23वां होगा जी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है। क्यों हम गाड़ियों की इंपोर्ट पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? अक्रॉस द बोर्ड बंद कर दें। काम हम ने करना है और ये जरूरी है, क्योंकि देखें श्रीलंका वाली सिचुएशन जो है ना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी, बहुत मुश्किल होगा, और जो कड़वी दवाई IMF इस वक्त आपको देना चाहता है उससे कम से कम आपको आगे सर्वाइवल नज़र आएगा। अगर वो आपने नहीं ली चीज़ें तो फिर ये आपकी हालात जो हैं ये बड़े मुश्किल हो जाएंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, और बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।